यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड्स की। और जैसे कि डेटा हमें बताता है कि हर महीने निवेशकों का रुझान इस तरह के फ़ंड्स में बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर इक्विटी, डेट, कमोडिटीज़, रियल एस्टेट और बाकी तरह के एसेट क्लास में आपको निवेश का मौका मिलता है। तो क्यों हम देख रहे हैं, कुछ आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर पेश करेंगे जहाँ पर हम लगातार निरंतर निवेशकों का निवेश मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड्स में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। दोगुना चौगुना निवेश हो रहा है। और अगर हम देखें तो एक साल में जो AUM है इकलौता, अगर मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड की बात करें तो 40,000 करोड़ से बढ़कर ये हो गया है 1 लाख करोड़ का। और इतना ही नहीं, निवेशकों को फ़ायदा भी हुआ है, फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए निवेशकों का रुझान भी जो है इस कैटेगरी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि इसमें इक्विटी, डेट का आपको एक्सपोजर मिलता है और साथ ही सोना, जो कि काफ़ी कमोडिटीज़ के लिहाज से और निवेश के लिहाज से मायने रखता है। सोना और चांदी दोनों में आप निवेश कर सकते हैं इस कैटेगरी के ज़रिए। और जिस तरह से प्रदर्शन हमें अक्रॉस एसेट क्लास दिखाई दे रहा है, उसी का असर हमें मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड की परफॉर्मेंसेस में भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज इस कैटेगरी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही ICICI प्रू का मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड, जो कि मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का सबसे पुराना फ़ंड भी है, उस पर बातचीत भी करेंगे। चिंतन हरिया, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ICICI प्रू AMC हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिंतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और मुबारकबाद, मेरे ख्याल से ICICI के मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड की अगर हम बात करें तो इसने एक नया आयाम छुआ है अपने पूरे सफ़र में, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और तब से लेकर अब तक का सफ़र इस कैटेगरी में कैसा रहा, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तब मेरे ख्याल से इस तरह की कैटेगरी में अपने आप में, क्योंकि एक नया फ़ंड था, तो लोगों में इतनी जागरूकता शायद नहीं हुई होगी कंपेयर टू आज जितना लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इतना लंबा अंतराल, इतना लंबा समय इस फ़ंड ने तय किया है, कुछ इसके अनुभव के बारे में पहले बताइएगा, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुक्रिया कविता, आपके सभी व्यूअर्स को हमारा नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आपने सही कहा कि 2018 में ये कैटेगरी क्रिएट की गई थी और जो हमारा फंड है वो उसके पहले भी था, पर जो कैटेगराइजेशन हुई 2018 में, उसमें एक नई कैटेगरी आई मल्टी एसेट फंड्स। और वो खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी बन चुकी है, क्योंकि आज जैसे कि आप जानते हो कि इतने सारे फंड्स, फिर इक्विटी, डेट, रीट, इनवीट, गोल्ड, सिल्वर, बाकी कमोडिटीज, अगर एक इन्वेस्टर को अगर चूज करना है कि कहाँ पर निवेश करे, तो अलग अलग फंड्स के बदले वो मल्टी एसेट फंड्स में निवेश कर रहे हैं। और हमारा जो मल्टी एसेट फंड है उसमें इक्विटी टैक्सेशन का जो इक्विटी टैक्सेशन होता है उसके ऊपर है, तो निवेशकों को वो भी फायदा हो जाता है कि इक्विटी टैक्सेशन में आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, बाकी कमोडिटीज का एक मिश्रण मिलता है। और परफॉर्मेंस के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि हमारी हमेशा कोशिश रही है कि जो सेक्टर्स, जो स्टॉक्स जहां पर वैल्यूएशन सस्ते मिलते हैं और जहां पर हमें अपसाइड अच्छी दिखती है, उसका एक अच्छा मिश्रण बनाने की कोशिश करते हैं। और ये फंड वैसे तो 20 साल से पुराना है, पर जो मल्टी एसेट कैटेगरी है वो 2018 में आई थी, 2017-18 में जो सेबी की कैटेगराइजेशन हुई थी। और पिछले 6 सालों में अगर हम देखें तो एक सिंपल थॉट प्रोसेस रहा है कि जब मार्केट सस्ता हो तब हमारा इक्विटी लेवल्स हमने 80% के आसपास रखा था, और जैसे जैसे मार्केट महंगा होता गया तो हमने इक्विटी लेवल्स को कम किया और निवेशकों को डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी इसमें पॉसिबली दे पाए। इसी के साथ साथ सभी सेक्टर्स, क्योंकि ये मल्टी एसेट फंड सभी सेक्टर्स और सभी मार्केट कैपिटलाइजेशंस में भी निवेश कर सकता है, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल फंड है निवेशकों के लिए। और जैसे कि आपने कहा, बहुत ज्यादा निवेशकों को अभी ये पसंद आ रहा है। और हमारा ऐसा मानना है कि आपको अलग अलग फंड्स, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग एसेट क्लासेस अगर नहीं सिलेक्ट करने हैं खुद से, तो एक मल्टी एसेट फंड आपके पोर्टफोलियो में आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में साथी बनेगा। बिल्कुल, लेकिन चिंतन, क्या वजह हो सकती है कि इस समय खास रुझान निवेशकों का आता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर हम AUM के ही आंकड़े देखें तो 40,000 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ पे ये आंकड़ा पहुंच गया है। कैटेगरी की शुरुआत 2018 में हुई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसका क्रेज़ बढ़ रहा है।
क्या वजह आप गिनाएंगे जिसकी वजह से निवेशकों का रुझान इतना बढ़ रहा है? क्योंकि बाज़ार में हमने कुछ समय से एक बुल रन को आता हुआ देखा है। क्या आपको लगता है ये एक वजह हो सकती है? कोविड के बाद हमने लोगों की निवेश को लेकर, शायद बाज़ार को लेकर जागरूकता और भागीदारी में इजाफा देखा है। क्या वो एक वजह हो सकती है? क्या वजह आप मानते हैं कि अब जाके इस कैटेगरी में इतना रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जितना रुझान दिखाई दे रहा है क्या ये टिकाऊ भी है? तो दूसरा सवाल काफ़ी आसान है। बिल्कुल रुझान टिकाऊ है और जैसे-जैसे लोगों को ज़्यादा पता चलेगा, तो लोग उसमें निवेश करते रहेंगे, क्योंकि इसमें जो बैलेंसिंग फैक्टर है, जैसे कि आपने कहा गोल्ड, सिल्वर, डेट, रीट्स, इन्विट्स, तो एक वॉलेटाइल मार्केट में ये डाउनसाइड प्रोटेक्शन या डिफेंसिव भी इसमें पोर्शन होता है। और इक्विटीज में ऑब्वियसली अगर आपको अग्रेसिव होना है, तो अगर सस्ते मार्केट्स में आप अग्रेसिव हो सकते हो। तो हमारा ऐसा मानना है ये कैटेगरी एवरग्रीन कैटेगरी है। इसमें कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं है, कोई मार्केट सस्ता महंगे की जरूरत नहीं है। हम हमारे एंड से कोशिश करते हैं कि जब मार्केट महंगा हो तो डिफेंसिव हो जाए, और जब मार्केट सस्ता हो तो हम उसमें अग्रेशन दिखाए। और ये जो मिश्रण है वो काफी अच्छा है। तो बिल्कुल अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये और भी पॉपुलर होगा कैटेगरी, ऐसा हमारा मानना है। और अगर हम पहले की बात करें, तो जैसे कि आपने कहा, आपका पहला प्रश्न, कि अभी क्यों ये कैटेगरी इतनी प्रिफर्ड कैटेगरी है। हमारा ऐसा मानना है कि हर कैटेगरी में आजकल पैसा आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स बाय इटसेल्फ 60 लाख करोड़ से ज्यादा एसेट्स हो चुके हैं। तो हर कैटेगरी ग्रो हो रही है। हमने देखा है वैल्यू कैटेगरी में भी, लार्ज कैप कैटेगरी में भी, ईटीएफ्स, इंडेक्स फंड्स में भी, सभी में लोगों का जो निवेश है वो बढ़ रहा है। भारत में जो निवेशकों की संख्या है वो काफी बढ़ चुकी है, और उसी के साथ साथ हर कैटेगरी बढ़ रही है। और इसमें मल्टी एसेट फंड्स को भी एक अच्छा पुश मिल रहा है, और लोगों के लिए काफी आसान है मल्टी एसेट फंड समझना। और इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि करंट मार्केट सिनेरियो, जहां पर मार्केट बहुत सस्ता नहीं है, जहां पर निवेश के अपॉर्चुनिटीज इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सभी में मिल रहे हैं, हमारा काफी फोकस रहा है कि हम निवेशकों को मल्टी एसेट फंड के तरफ निवेश करवाए, और एसआईपी के द्वारा, लमसम के द्वारा उनका जो निवेश है वो मल्टी एसेट फंड में हो। और उसी का कारण है शायद ये और भी पॉपुलर हो रहा है। और बाकी सब जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, सभी की कोशिश ये रही है कि अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करके लोगों को इसमें और जुड़वाए। शुक्रिया। चिंतन, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, अभी कुछ पहलू तो आप ही ने बताया जिसकी वजह से रुझान बढ़ रहा है। निवेशकों में जागरूकता की तो एक बात है, लेकिन साथ ही एएमसीज भी एक के बाद एक मेरे ख्याल से इस तरह की कैटेगरी के फंड्स लॉन्च कर रहे हैं। बाकी एएमसीज के इस कैटेगरी के फंड्स पर तो आप बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं बस एक बात कह रही हूँ कि हमने एक लाइन में बहुत सारे मैफ फंड्स को, क्योंकि ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी कहा जाता है, लॉन्च होता हुआ देखा है। तो उसकी वजह से भी, क्योंकि हर निवेशक आजकल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, हर किसी को लग रहा है कि अच्छा यहाँ पर कुछ नया आता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी इनोवेटिव थीम्स भी अगर आती हुई दिखाई दे रही, तो वहाँ पैसे लगते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इन सब को अगर मैं हटा दूं, इन सब नॉइज़ को और प्रदर्शन को, इन सब चीज़ों को अगर मैं हटा दूं, तो एक प्योर वजह इस तरह के फ़ंड की आपके पोर्टफोलियो में क्या होनी चाहिए? मान लीजिए मेरा एक कोर पोर्टफोलियो है जहां पर मैं अच्छी तरह से अक्रॉस मार्केट कैप्स जो है इक्विटी में निवेशित हूं, मेरा शायद सोने में भी निवेश हो, सोना खरीदा हुआ ना हो, निवेश हो मेरा सोने में, क्या इन सब के बावजूद भी मेरे पास इस कैटेगरी किसी फंड की ज़रूरत होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, प्रदर्शन भी ऐसा नहीं कि ख़राब है, प्रदर्शन भी अच्छा हमें दिखाई दे रहा है, आपके पास मौका भी है अच्छा खासा निवेश करने का अक्रॉस एसेट क्लास, लेकिन वो एक प्योर वजह क्या होनी चाहिए? तो हमारा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि एसेट एलोकेशन निवेशकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और एसेट एलोकेशन यानी कि सही मात्रा में, सही समय पर, सही एसेट क्लास में निवेश होना। और बहुत कम निवेशक ये अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो ये जो हमारी मुहिम है कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड यानी कि बैफ, और मल्टी एसेट फंड यानी कि मैफ, ये दोनों को एक पोजिशनिंग करे ताकि इन्वेस्टर्स के 40 से 50% उनका जो हिस्सा है, सेविंग्स है, वो ये दोनों कैटेगरी में अगर निवेश करे तो उनको एक सही बैलेंस मिल जाएगा उनके पोर्टफोलियो का। और जैसे कि आपने कहा कि अगर हम परफॉर्मेंस को भी हटा दे, अगर हम इतने सारे फंड्स नए आ रहे उसको भी हटा दे, तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मल्टी एसेट फंड यानी कि मैफ में, कि आपको एक जगह पर सभी तरह के
निवेश यानी कि एसेट क्लासेस मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इक्विटी, डेट, रीट इनविट, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर कमोडिटीज। सो ये सभी मिश्रण एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है निवेशकों के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और आप अलग अलग, आपने सही कहा कि अलग अलग तरीके से, यानी कि आपने इक्विटी फंड्स चूज किए, आपने गोल्ड में भी अलग से गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया, सिल्वर ईटीएफ में आप निवेश कर सकते हो। आप खुद जब ये करते हो तो शायद आपका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो स्टैटिक रहता है, आप चेंज नहीं कर पाते। अगर आपने गोल्ड में निवेश किया है तो फिर शायद आप उसको 5% to 10% नहीं ले पा जाओगे, या फिर 10 to 5 करना है तो शायद आप नहीं कर पाओगे। वहां पे टैक्सेशन का भी हो सकता है और आपको एक्टिवली उसमें मैनेज करना पड़ता है। पर जब आप मल्टी एसेट फंड में निवेश करते हो तो फंड मैनेजर की जो टीम है, और ये एक फंड मैनेजर नहीं होता, नॉर्मली एक टीम होती है, इक्विटी फंड मैनेजर, डेट फंड मैनेजर, कमोडिटी फंड मैनेजर, ये सभी टीम एक साथ मिलकर एक जो सही बैलेंस होता है आपके पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट फंड में, वो लाने की कोशिश करती है। तो जब सोना बहुत सस्ता होता है तो सोने, गोल्ड की जो एक्सपोजर है वो बढ़ा सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं जब गोल्ड एक अपने लेवल पर पहुंच जाए जहां पर ऐसा लगता है प्रॉफिट बुकिंग करे। तो ये जो एक्टिव मैनेजमेंट है और जो पोर्टफोलियो के भीतर जो चेंजेस है एसेट क्लासेस का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है निवेशकों को अपने ध्यान में रखने के लिए। और इसीलिए मल्टी एसेट फंड आपके पोर्टफोलियो का एक कोर हिस्सा होना चाहिए। ये ना कोई ये स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट है, ये कोई टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां पर आप आज निवेश करें कल निकाल दे। आपने एक बार मल्टी एसेट फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड आपके पोर्टफोलियो में निवेश किया तो लंबी अवधि के लिए आप उसको रख सकते हो। और हमारा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि 40 से 50% हिस्सा आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड ऐसा कैटेगरी में निवेश करके आप रख सकते हो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। चिंतन, आपकी एमसीए के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की हम बात करते हैं, इसमें इक्विटी, डेट और कमोडिटीज़ या रीट्स को भी शामिल किया गया है। क्या क्या प्रपोर्शन होगा, ज़रा इसकी जानकारी दीजिएगा। क्योंकि इसमें इक्विटी टैक्सेशन चाहिए तो 65% इक्विटी इसमें रहता है, जिसको हम हेज करके कम भी कर सकते हैं, पर 65% ग्रॉस इक्विटी लेवल रहता है। आमतौर पर 10 से 15% कमोडिटीज, 10 से 15% डेट और बाकी का इक्विटी में रहता है। और रीट इनविट्स 4 से 5% आमतौर पर रहता है। इसके जो डिफाइंड क्राइटेरिया है वो एसआईडी में है और निवेशकों को एसआईडी जरूर पढ़नी चाहिए। पर अगर हम देखें तो इक्विटी पोर्शन की बात करें तो जब मार्केट बहुत सस्ता था 2020 मार्च में से लेकर 2021-22, तो तभी 70 से 80% इसमें इक्विटी था, बाकी का कमोडिटी और रीट इनविट डेट में था। और जब मार्केट थोड़ा महंगा होते गया 2023-24 में, और अगर हम अभी की बात करें तो इसमें हेजिंग के द्वारा, यानी कि पोर्टफोलियो को हेज करके इक्विटी की जो नेट इक्विटी लेवल है उसको कम करते गए। इसलिए आप देखोगे कि जब मार्केट अभी थोड़ा गिरा है तो ये पोर्टफोलियो को थोड़ा प्रोटेक्शन मिला है, क्योंकि इसमें इक्विटी लेवल कम था, इक्विटी का जो नेट इक्विटी था वो कम था। और ये जो एक्टिव मैनेजमेंट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फंड का। तो इक्विटी, डेट, रीट इनविट, गोल्ड, सिल्वर है। गोल्ड सिल्वर में भी निवेश की जो परसेंटेजेस है वो चेंज होती रहती है एक्टिवली। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जो इक्विटी पोर्शन है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है। पर हमारा ऐसा मानना है कि इंडिया में अगले 10 साल में अगर हम देखें तो जो ग्रोथ है इक्विटी का वो अच्छा होगा, और इसीलिए एक पूरा मिश्रण है, पर कोर इसमें इक्विटी रहेगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी के भीतर भी हम देखें तो आज रुझान लार्ज कैप के तरफ ज्यादा है। जो पोर्टफोलियो है उसमें अगर 50-55% इक्विटी नेट है तो जो लार्ज कैप्स है उसमें ज्यादा रुझान है, और मिड एंड स्मॉल कैप की तादाद हमने कम की है क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप थोड़े महंगे हैं। तो ये सभी चीजें एक इन्वेस्टर को शायद बारीकी से देखने को नहीं मिलती, पर जो फंड मैनेजर है वो काफी एक्टिवली इसमें जो मिश्रण है वो चेंज करते रहते हैं। और इसके कारण जो परफॉर्मेंस है या फिर जो इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस है उसे हम कोशिश करते हैं कि वो अच्छा रहे लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन के लिए। चिंतन, इस जवाब की शुरुआत में आपने कहा था क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन चाहिए, तो जो अब नए टैक्सेशन को लेकर नियम आए हैं उसके बदलावों को अगर मैं मल्टी एलोकेशन फंड्स पर समझना चाहूँ तो किस किस तरह से ये लागू होगा और फ़ायदेमंद कैसे होगा निवेशकों के लिए? तो हमारे फंड में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि 65% से ज्यादा ही था हमेशा से इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो एक साल जो निवेशकों को मिल रहा है बेनिफिट 1 साल के बाद का, वो कंटिन्यू रहता है। तो आपने 1 साल निवेश किया,
हम आमतौर पर तो कहते हैं कि आपको 3, 5, 10 साल के लिए मल्टी एसेट फंड में निवेश करना है, पर जो टैक्सेशन है वो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि हम ये इक्विटी टैक्सेशन की तरह रन कर रहे हैं। तो आपने 1 साल तक निवेश किया, तो 1 साल के बाद आपका जितना भी कैपिटल गेन होता है, उस पे आपको 12.5% लगेगा, और 1 साल से कम में जो 20% है, जो कि इक्विटी का टैक्सेशन होता है। कुछ और फंड्स का अलग-अलग टैक्सेशन होता है, तो जो निवेश आप जब सिलेक्ट करते हो और अलग-अलग एएमसीज का है, तो कौन से एएमसी कौन से टैक्सेशन चला रहे हैं वो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मल्टी एसेट फंड में पॉसिबल है कि अलग-अलग एएमसी अलग-अलग टैक्सेशन के द्वारा चलाए, क्योंकि भारत में 3 टैक्सेशन के पॉसिबिलिटीज है इक्विटी में। तो हमारा इक्विटी टैक्सेशन है काफी सिंपल है निवेशकों को समझने के लिए। अब जिस तरह की एसेट क्लास आपको अलाउ की जाती है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में, हम कैसे सुनिश्चित करें कि आपका यहाँ पर एक्सपोजर बाकी आपके पूरे पोर्टफोलियो में रिपीट ना हो, क्योंकि अक्रॉस एसेट क्लास आपको एक्सपोजर मिल रहा है, तो बहुत ध्यान देना होगा कि डाइवर्सिफिकेशन का एक जो नियम है वो आप पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आपके पास इक्विटी का भी एक्सपोजर रखना है पोर्टफोलियो में, डेट का भी रखना है, तो कैसे अब इसको डिज़ाइन किया जाए इस कैटेगरी के साथ? अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपली हमारा एक एसेट एलोकेशन प्लान रहा है निवेशकों के लिए कि आप 50% बैलेंस एडवांटेज फंड मल्टी एसेट फंड में निवेश कीजिए। ये जो 50% है वो आपको एक सॉलिड बेस देगा, एक साउंड फाउंडेशन देगा, जहां पर आपको जब मार्केट महंगा है तो डिफेंस भी मिलेगा, और मार्केट सस्ता है तो आपको अटैक भी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेशन। और बाकी का जो 50% है वो आप आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, मोमेंटम कैटेगरी, जिसमें भी आपको निवेश करना है, आपको मिश्रण आप आपके एडवाइजर के थ्रू बना सकते हैं। पर एक जो हम कहते हैं फाउंडेशन स्ट्रांग आपको रखना है, तो 50% आप मल्टी एसेट फंड बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करिए, बाकी का 50% आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप निवेश करिए। सो आपको डाइवर्सिफिकेशन, डिफेंस, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, और जो हम कहते हैं कि बहुत सारे निवेशक मार्केट के जो यूफोरिया है उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, एंड मोमेंट पे आ जाते हैं जब मार्केट बहुत ही उच्चतम स्तर पर होता है, और जब मार्केट नीचे गिरावट होती है तो शायद वो इन्वेस्टर्स चले जाते हैं। पर अगर आपने एसेट एलोकेशन सही किया और 50% हिस्सा मल्टी एसेट फंड बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश किया, बाकी का 50% आपने आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से क्रिएट किया, तो एक पूरा मिश्रण बन जाता है। शायद 8 से 10 फंड आपके पास टोटल होंगे, और ये मिश्रण आपको फिर घड़ी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लंबी अवधि के लिए आपको वेल्थ क्रिएशन में भी फायदेमंद होगा। तो ऐसा नहीं है कि मल्टी एसेट फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है तो आपका ओवर डाइवर्सिफाई होगा। आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जहां पर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टी एसेट फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड को एक बड़ा हिस्सा बनाना है आपके पोर्टफोलियो का, और बाकी आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप दूसरे फंड्स, सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, आपको बाकी 50% हिस्से में आप जोड़ सकते हो। चलिए चिंतन, बहुत आसान भाषा में आपने बहुत खूबसूरती से इस पूरी कैटेगरी को समझाया, और साथ ही आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड की क्या खूबियां हैं वो भी आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आज हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। चिंतन, और राइट, हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अब बारी आती है दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने की। पंकज मटपाल हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जुड़ते हैं पंकज जी से, और साथ ही दर्शकों के सवालों को भी शो में शामिल करते हैं। अगर आप भी हमारे शो पर एक लाइव दर्शक के तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल, और साथ ही यूट्यूब पर अगर हमें देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब।